जैक बोर्ड क्लास 8। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के साइंस का, जी हाँ, विज्ञान के 50 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। जी हाँ, जो आपके होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस पेपर में हम यहां पर देखने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के 50 सवाल, और सभी सवाल आपके एक एक नंबर के होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। ये आपके प्रश्न जो है जैक बोर्ड का ऑफिशियल प्रश्न है, यानी मॉडल प्रश्न पत्र से लिया गया प्रश्न। और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, आपके जैक बोर्ड में क्लास 8 के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार मेरे प्यारे बच्चों रिपीट किए जाते हैं, और वही रिपीटेड सवाल को आज हम लोग यहां पर कंप्लीट करेंगे। यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। सवाल पूछा गया है बच्चों, पहला नंबर, कि सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहां है ना। सूक्ष्म जीव है बच्चों, उसका निवास स्थान कहां है, वो कहां रहते हैं, वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। तो मेरे लॉलीपॉप बच्चों बताओ, सूक्ष्म जीव जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो कहां पर होते हैं? तो सभी जगह होता है, वायु में भी होता है, पानी में भी होता है ना, और मेरे प्यारे बच्चों जीवित वस्तुओं में भी होता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, यहां पर आपको इंग्लिश वाले जो बच्चे होंगे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, है ना। कहां पर बच्चों, वेयर इज द हैबिटेट ऑफ माइक्रोब, है ना, कहां पर सूक्ष्म जीव रहते हैं? तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा बच्चों। वाटर में भी रहता है, एयर में भी रहता है, लिविंग थिंग्स में भी रहता है। चलो अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? हम लोग का घर में बच्चों मम्मी पापा क्या कहते हैं, अरे अरे मलेरिया फैल जाएगा मच्छर से। तो बार बार हर चीजों को हम लोग का, हर बात पर मेरे प्यारे बच्चों, मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से, इस तरीके से। तो वो एक रोग वाहक का काम करता है, मतलब रोगों को फैलाने का काम करता है। तो यहां पर कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि मलेरिया जो है बच्चों, यहां पर सॉरी मलेरिया नहीं, रोग जो है ना, कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो मलेरिया, है ना, मलेरिया रोग जो है बच्चों ये मच्छर से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, बायोडीजल के, है ना, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है? बायोडीजल में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा सूक्ष्म जीव है ये सहायक है? तो ये आपका प्रोटोजोआ, जीवाणु, है ना, शैवाल, कवक। तो याद रखिएगा बच्चों कि बायोडीजल में यहां पर शैवाल जो है बच्चों, शैवाल जो सूक्ष्म जीव है ये क्या है, ये बायोडीजल के निर्माण में सहायक होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल क्या है कि निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी कोशिका का बात किया जा रहा है, अमीबा, शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना, माइक्रोप्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी कोशिका का बात करेगा तो आप कह देना शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या कहेगा बाबू? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। जी हाँ बच्चों, है ना, सबसे बड़ी कोशिका का बात किया जाए यहां पर, ठीक है, लार्जेस्ट सेल की बात किया जाए तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर एग्जाम में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी कोशिका, अगर छोटी कोशिका का बात किया जाए बच्चों, ठीक है, तो आप कह देना माइक्रोप्लाज्मा। छोटी कोशिका का बात किया जाए तो आप कह देना माइक्रोप्लाज्मा। चलिए अब समझ में आ गया। बड़ी कोशिका का बात करेगा छोटू बाबू, मुन्ना, गुड्डू, गुड़िया, क्या कहोगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर आपको छोटी कोशिका का बात कहेगा तो कह देना मेरे प्यारे बच्चों माइक्रोप्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? गुणसूत्र कहां होता है बच्चों, है ना, केंद्रक में, कोशिका द्रव में, कोशिका भित्ति में, इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्र जो होता है वो केंद्रक में होता है। कहां पर होता है बच्चा? केंद्रक में होता है ना, न्यूक्लियस में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव में रूप में होती है? कौन सी ऐसी धातु है बच्चों, है ना, जो द्रव में होता है, पानी पानी जैसा होता है, पानी पानी जैसा? बोले सर धातु तो हम देखे थे कि सर बहुत कठोर होता है। सर कौन सा धातु है सर जो द्रव अवस्था में होता है? जी हाँ बच्चों, ये आपका अगर मैं बात करूं तो पारा,
जी हाँ, पारा जो है बच्चों, पारा एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है, पानी ही जैसा होता है, पानी की जैसा अवस्था में होता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम में यहाँ पर धातु पूछा है, ठीक है, धातु की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो पारा आप कह दोगे कि द्रव में होता है। लेकिन अगर कह देगा एग्जाम में कि कौन सा अधातु है बच्चा, कौन सा अधातु जो है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो बताओ कौन सा होगा, तो लिख देना वहां पर ब्रोमीन। क्या लिखोगे बच्चा, ब्रोमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, धातु पूछेगा तो पारा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। अगला सवाल देखो बच्चों, एक्सरे में करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है ना, जब किसी का पैर हाथ टूट जाता है या फिर किसी भी तरीके से एक्सरे किया जाता है बच्चों, तो वहां पर किस चीज का, किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो टीन, सोना, तांबा, लेड, तो लेड का किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, लेड का किया जाता है ना। अब शीशा है ना, शीशा का प्रयोग किया जाता है, लेड का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के जादूगोड़ा किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है, मतलब झारखंड के जो जादूगोड़ा है बच्चों, उसमें कौन सा धातु जो है प्रचुर मात्रा में है ना, कोयला, अबरक, यूरेनियम या फिर आयस्क। तो प्यारे बच्चों, झारखंड के जो जादूगोड़ा है ना, यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, प्रचुर मात्रा में है, ये यूरेनियम है बच्चा। ठीक है, कोयला कहां है बच्चा, तो कोयला कह देना झरिया में, कोयला कहां है बच्चों, झरिया में, है ना। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको अबरक कहा जाए तो क्या कहोगे, कोडरमा में, कोडरमा में सबसे प्रचुर मात्रा में बच्चों अबरक। ठीक है, अयस्क कहां है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, धातुओं का वह गुण जिससे जिससे उन्हें पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जाता है, तो धातु का वह कौन सा गुण है, वो कौन सा क्वालिटी है बच्चा, जो जिसको पीट पीट करके पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, तो उसको कहते हैं आघातवर्धिता। उसको क्या कहते हैं बच्चा, आघातवर्धिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, है ना। अच्छा प्यारे बच्चों, जब धातु को पीट पीट करके पतली तार के रूप में निकालते हैं, उसको हम तन्यता कहते हैं, है ना। और चादर के रूप में बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम आघातवर्धिता कहते हैं। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या दिया गया है कि इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है, इसमें ऊष्मा की सबसे कम चालक वाली धातु कौन सी है, एल्युमिनियम नहीं भाई, पारा ठीक नहीं है ना, चांदी, सोना। हाँ बच्चों, यहां पर सबसे कम चालक है ना, ऊष्मा का सबसे कम चालक पारा में होता है। पारा में बच्चों ऊष्मा का चालक कहने का मतलब, अगर हम इधर गर्म करेंगे तो इधर गर्म नहीं होगा, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, है ना, कम चालक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है, तो ऑप्शन है नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, आसुत जल। तो प्यारे बच्चों, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो आसुत जल होता है बच्चों, ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है। मतलब कि हम पानी, अगर नींबू पानी रखेंगे एक टप में, तो अगर मान लो ये टप में पानी है, मान लो, ठीक है बच्चा, ये टप में पानी है, तो हम इधर करंट सटाएंगे तो इधर भी करंट चला जाएगा नींबू पानी में। ठीक है, और मेरे पास नल का भी पानी में अगर यहां सटाएंगे तो करंट यहां तक चला जाएगा। लेकिन बच्चों, अगर इस टप में हम आसुत जल डाल दे तो यहां पर करंट नहीं जाएगा। ठीक है, आसुत जल बच्चों, डिस्टिल्ड वाटर, जो क्या होता है, जिसमें अशुद्धियां बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, हाँ, उसमें कुछ भी नहीं मिला होता है, प्योर पानी होता है बच्चों, है ना। आगे देखो, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोई धातु पर हम परत चढ़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको विद्युत लेपन कहते हैं बच्चों। जैसे साइकिल के रिम में देखते हो किस तरीके से चमकदार परत चढ़ाया जाता है, उसी को हम विद्युत लेपन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है। आंतरिक जनन किसमें होता है बच्चों, है ना, तो मछली में, मेंढक में, स्टारफिश में, मुर्गी में मेरे प्यारे बच्चों आंतरिक जनन होता है। ठीक है, आंतरिक जनन किसमें होता है, मुर्गी में होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब मुर्गी समय एक चीज याद आया। ठीक है, एक होता है बच्चों जरायुज, है ना, क्या होता है, जरायुज। जरायुज किसको कहते हैं बच्चों, हर एक होता है अंडप्राजक। क्या होता है बच्चों, अंडप्राजक। बच्चों, जो अंडे जरायुज जो शिशु को जन्म दे, है ना, जो मेरे प्यारे बच्चों शिशु को जन्म दे, उसको हम जरायुज कहते हैं। शिशु को जन्म देता है बच्चों, उसको जरायुज कहते हैं। जैसे मानव हो गया, और क्या है, और मेरे प्यारे जो बच्चे का जन्म देता है ना, और क्या हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों गाय हो जाएगा,
है ना, बकरी हो जाएंगे और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हो जाएंगे जो क्या होते हैं, जरायुज होते हैं। वो शिशु को डायरेक्ट जन्म देते हैं, वो बच्चे को जन्म देते हैं। और जो बच्चों डायरेक्ट बच्चे को जन्म ना दे करके अंडा देता है और अंडे के बाद जो बच्चा बनता है, जो अंडा देता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम अंडपराजक कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा फेमस सवाल, इसको समझ लो तुम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ठीक है। जरायुज किसको कहेंगे, जो शिशु को जन्म दे, है ना, जो बच्चे को जन्म दे, है ना, उसको जरायुज कह देंगे, है ना। और जो अंडा देता है बच्चों, जैसे मुर्गी, मुर्गी अंडा देता है तो अंडपराजक हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, हाइड्रा में जनन की विधि है, हाइड्रा में किस प्रकार का जनन विधि होता है बच्चों, बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, द्विभाजन। तो मुकुलन होता है, याद रखिएगा। हाइड्रा जो होता है बच्चों इस तरीके से, ठीक है, हाइड्रा जो होता है बच्चों यहां पर से जनन होता है तो ये मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों, मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक है। कौन कॉल कर रहा है भाई, अभी परेशान कर रहा है, दिख रहा है, इधर बच्चों का पढ़ाई चल रहा है और इधर भी बदमाशी करते हैं। इधर देखो बच्चा, नेक्स्ट सवाल क्या है ना, नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्लास 8 में मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। बस आपको प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है, ठीक है। हमारे इस चैनल पर बच्चों आपको बने रहना है और जो भी वीडियो अपलोड होता है उसे आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद तैयारी में आपको कौन रोक लेगा, हमें कहना। आपके हर सब्जेक्ट में A+ नहीं दिलवा दो ना बच्चों तो हमें कह देना, ठीक है। तो आपके हर सब्जेक्ट में आपको A+ दिलवाऊंगा, ये हमारी गारंटी है, हमारे प्लेटफॉर्म की गारंटी बच्चों। बस यही कि आप एक वीडियो देख करके सिर्फ एग्जाम में देने मत चल जाना, वरना फिर 10-5 क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन आप अभी से मेरे प्यारे बच्चों जितने भी वीडियो मिलते हैं आपको सबको देख लेंगे तो उससे क्वेश्चन बाहर एकदम नहीं आएगा, ठीक है। अगर आ गया तो जो बोलेगा सो हारेंगे, ठीक है, जो बोलेगा सो हारेंगे। बच्चों मैं बता देता हूं कि क्लास 9th की तैयारी, क्लास 10th की तैयारी, क्लास 8 की तैयारी, 11th की तैयारी हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपके बड़े भाई बहन हमारे इसी चैनल पर बच्चे पढ़ते हैं, है ना, और डेली लाइव क्लासेस करते हैं, ऐप पर पढ़ते हैं, है ना, हर जगह PDF पाते हैं और टेस्ट देते हैं। तो तरह तरह की चीज हमारे ऐप पर चलती है। तो बच्चा आपको हम बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि आप छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो। तो मैं चाहूंगा कि आपसे हम बहुत अच्छे से पढ़ाएं। और बच्चों हमने 10th को भी इतने अच्छे से पढ़ा देता हूं कि वो हीरो बन जाते हैं, 0 से हीरो, है ना। तो प्यारे बच्चों आप भी हमारे साथ जुड़ोगे, बाद में 9th में जुड़ोगे, 10th में जुड़ेगा। मान लो आप 8 से 9 में चले जाओगे तो 9th में हमारे साथ जुड़ोगे और क्लास कंटिन्यू करेगा। उसके बाद आप तहलका मचा दोगे, पूरा झारखंड में आपका ही नाम चलेगा। उसके बाद नाम क्या गाओगे, पूरा जिलावा में हमर नाम चलो हो, ऐसे गाना गाएगा, है ना। चलो ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर चले जाते हैं बच्चों तो वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। क्या हो जाता है, घटता है बच्चा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां पर कह रहा है बच्चों कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक तो सभी बच्चों को पता है, पास्कल होता है, सभी बच्चों को पता है, ये सब बच्चा बोल देगा। लेकिन बच्चों साथ ही साथ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है ना। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है और पास्कल भी होता है। तो दोनों जो हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल दिया गया है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है बच्चों, है ना। संपर्कित बल जो टच होकर के होता है बच्चों, जो टच करके बल लगाया जाता है वो संपर्कित बल। तो बच्चों गुरुत्व बल नहीं, है ना, गुरुत्व बल तो होता नहीं। चुंबकीय बल दूर दूर से काम चलता है, विद्युत बल नहीं। तो बच्चों घर्षण बल, घर्षण बल में क्या होता है बच्चों, ये संपर्कित बल होता है। जब तक एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे कोई भी चीज तो वहां पर घर्षण बल उत्पन्न ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ आदहनशील है। आदहनशील पदार्थ किसको बोलेंगे, जो दहन नहीं होता है, जिसमें आग नहीं लगती है, उसी को तो आदहनशील कहेंगे। तो बता, लकड़ी में लगता है कि नहीं बाबू, बोले सर लगता है ना। बोलेंगे सर कोयला में लगता है, अरे भैया लगता है। पेट्रोल सर क्या सर, आप भी पत्थर, पत्थर में बताओ आग लगा दोगे क्या, बताओ पत्थर में आग लगा दोगे। अरे सर मास्टर जी पढ़ा देगा तो हम तो पत्थर में भी आग लगा देंगे। चलो अगला सवाल देखो बच्चों, क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है कार्बन, जल, ऑक्सीजन
या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों कोई भी चीज को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जी हाँ, ऑक्सीजन की जरूरत है। बोलते सर कैसे सर, कैसे सर? बच्चा आप लोग देखे होंगे, क्या आप मान लो कि कैंडल जला दो बच्चों इस तरीके से, ठीक है, और इसके ऊपर क्या करो, इस तरीके से गिलास ढक दो, ठीक है, तो गिलास में जब तक ऑक्सीजन की मात्रा होगी तब तक वो जलेगा, और जब तक ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी तो वो बुझ जाएगा। एक उदाहरण हमने ये बता दिया। दूसरा उदाहरण ये कर सकते बच्चों, जब आप पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर के चूल्हा बनाओगे और पिकनिक मनाने जाओगे तो वहां बहुत धुआं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो जहां ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए बच्चों कोई भी चीज जलने के लिए किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है ना? सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा बच्चों? तो कोई भी ज्वाला का मान लो ये जल रहा है, ठीक है, तो इसका सबसे गर्म भाग सबसे ऊपरी वाली भाग होगी बच्चों, ठीक है, सबसे बाहरी भाग जो होगा सबसे गर्म होगा। अब देखते हैं कि आग जलते रहता है तो बीच से हम हाथ ऐसे निकाल देते हैं, नहीं जलते हैं, लेकिन ऊपर तुम रख के देखो, एक बार ऊपर थोड़ा सा रख के देखो भैया, बहुत खतरनाक जल जाओगे। तो सबसे ऊपरी वाली भाग बहुत गर्म होती है, ठीक है, याद रखिएगा। कहना है बच्चों अगला कि निम्नलिखित में कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? तो नर मतलब बच्चों लड़का, है ना? क्या हो रहा है? लड़का का जन्म हो रहा है। लड़का का जन्म कब होता है बच्चों? लड़का का जन्म कब होता है? जब मेरे प्यारे बच्चों स्त्री का मेरे प्यारे बच्चों एक्स, और मेरे प्यारे बच्चों पुरुष का मेरे प्यारे बच्चों वाई जब मिलता है मेरे प्यारे बच्चों तो हमारा लड़का का जन्म होता है, ठीक है। लड़की का कब होता है? तो देखो स्त्री में एक्स और एक्स दोनों होता है, पुरुष में एक्स और वाई दोनों, एक्स और वाई होता है। तो प्यारे बच्चों इसका एक्स और इसका एक्स, अगर ये एक्स एक्स मिल गया तो लड़की का जन्म होता है ना, और एक्स और वाई मिल जाता है बच्चों तो लड़का का जन्म होता है। आपको पता होगा कि स्त्रियों में बच्चों क्या होता है? अंडाणु होता है, पुरुषों में शुक्राणु होता है। जब दोनों का संलयन तो निषेचन होता है, ठीक है। हम बाद में बहुत विस्तार से आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहना बच्चों, इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा ना कि आप हीरो बन जाओगे, है ना। अगला सवाल, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा? लड़का का जन्म हो रहा है बच्चों। नर का मतलब लड़का, है ना, नर का मतलब, और मादा का मतलब लड़की, याद रखिएगा, ठीक है। चलो तो कहां हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। हाँ, अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस बच्चा 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1, हाँ बच्चा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखो बच्चा, क्या है? स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है ना। स्त्रियों में बच्चों, स्त्रियों में जो लड़कियों में जो होता है मासिक स्राव होता है, मासिक धर्म होता है, यानी कि जिसमें पीरियड्स होती है, वो कितने दिनों तक होती है बच्चों? कितने दिनों के बाद? तो 28 दिनों, 28 से 30 दिनों लगभग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब बच्चों आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है ना। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। तो बच्चों जो दृष्टि रेखा पर नहीं है फिर भी उसको दिखा सकता है, तो वो पेरिस्कोप के कारण, किसके कारण बच्चों? पेरिस्कोप से देखा जा सकता है, समझ आया? हाँ, जो दृष्टि से भी नहीं दिख पाता है तो पेरिस्कोप से दिख जाता है बच्चों। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो आंख में, हमारी आंखों में प्रकाश आती है तभी तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? तो पुतली, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना। तो प्यारे बच्चों इसका जो प्रवेश करता है उसका नियंत्रित करता है पुतली, है ना। जब आंख, मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरण हमको बहुत तेज हमें दिखाई देता है, मान लो सूरज है, सूरज को हम ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसे छोटा छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुतलियां छोटे छोटे हो जाएगा। अरे मान लो कि हम उस सूरज को देख करके घर में आ गए तो घरे में ऐसे करेंगे, ढेबरे ढेबरे आंख कर देंगे, काहे कि हमको अच्छा नहीं दिखा। तो बच्चों वही नियंत्रित करता है आंख में प्रकाश की मात्रा को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका। अच्छा, आंख में अगर हम कह दें कि आंख में जो है प्रतिबिंब कहां पर बनता है? जो हम कोई चीज को देखते हैं, मान लो ये बोतल को देख रहे हैं, ठीक है, इस बोतल को देख रहे हैं बच्चों, इस बोतल को हमारा कहां पर बन रहा है? तो ये हमारा रेटिना पर बनता है। तो हमारे आंखों में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली, है ना, एवं अक्टूबर दिसंबर तक फसल की कटाई फसलों को क्या कहलाता है बच्चों? जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, मान लो कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है, और कब काटा जाता है बच्चों? तो दिसंबर तक काट लिया जाता है। उसको हम क्या, कौन फसल कहेंगे? रबी फसल ना, 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 खरीफ फसल कहेंगे उसको। खरीफ फसल, जैसे धान हो गया बच्चा, मक्का हो गया, ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है ना। और रबी फसल का उदाहरण आप लोग हमें कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ बच्चा, रबी फसल का उदाहरण हमें कमेंट करके बताओ।
चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि स्वपोषी का उदाहरण है, स्वपोषी पोषण के लिए उदाहरण पूछ रहा है बच्चों। स्वपोषी पोषण उसको कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में, जो सूर्य की प्रकाश होती है उससे अपना भोजन बनाता है। तो भैया गाय वैसे बनाता है अपना भोजन ना, बकरी ना ना ना, ना तिलचट्टा ना, अमरूद का पौधा। जी हाँ बच्चों, पेड़ पौधे क्या होते हैं, वो स्वपोषी पोषी वाले जीव होते बच्चों। ये मतलब कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या किया जाता है ना, जुताई किया जाता है, भंडारण किया जाता है, कटाई किया जाता है, ढुलाई किया जाता है। बच्चों कह रहा है द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स डन द बाय, है ना, हार्वेस्टर, है ना मशीन, हार्वेस्टर मशीन हार्वेस्टिंग करता है बच्चों, कटाई करता है ना। इससे ट्रिक करके हम याद कर सकते हो, है ना, हार्वेस्टिंग मशीन हार्वेस्टिंग करता है, हार्वेस्टर मशीन, ठीक है। अगला देखते बच्चों, बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता। हम देखो बच्चों दिल्ली मुंबई चल जाते तो ऊपर ऐसे देखते हैं तो ऊपर हमको चंदवा तारवा और भी क्लियर क्लियर नहीं दिखाई देता, ब्लर दिखाई देता, ऐसा क्यों। और हम गांव में जब चल जाते एकदम बहुत अच्छे, एकदम फ्रेश फ्रेश दिखाई देता हर चीज, तो ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए कि धूल धुएं से भरे आसमान कहीं खो जाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे दूर, है ना, सबसे दूर ग्रह कौन सा है बच्चों, तो सबसे दूर ग्रह जो है यहां पर हो जाएगा नेपट्यून, है ना। सबसे दूर ग्रह क्या हो जाएगा, नेपट्यून हो जाएगा बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और सबसे नजदीक ग्रह क्या हो जाएगा, पृथ्वी का, ये बताना हमें। खगोलीय पिंडों की दूरी किस किस इकाई से मापा जाता है। प्यारे बच्चों कोई भी खगोलीय पिंड है जैसे कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, इसका दूरी को मापते हैं हम लोग किससे, मीटर से, किलोमीटर से नहीं, प्रकाश वर्ष से मापते हैं। कैसे मापते हैं बच्चा, प्रकाश वर्ष से मापते हैं, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चा, कह रहा है कि किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है ना। सर्पी घर्षण कम होता है तो स्थैतिक घर्षण, है ना, या फिर लौटनिक घर्षण, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों तो यहां पर स्थैतिक घर्षण से कम होता है सर्पी घर्षण। आगे बढ़ते हैं, है ना। तरल, तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकार देकर घर्षण को, बल को किया जाता है। तो क्या किया जाता है बच्चों, तरल, तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकार देकर के घर्षण को कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चा, किस आवृत्ति आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। तो जो नौकाकार होता है बच्चों, जो नौकाकार वस्तु होता है, जो नौकाकार, इस तरीके देखते हैं नौ कैसे बना होता है, ऐसे, इसका घर्षण कम किया जा सकता है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं। बच्चों यहां पर कह रहे हैं पूर्ण रूप से संश्लेषित, जो मानव खुद बनाता है कृत्रिम रूप से। तो रेशम तो प्राकृतिक है बच्चों, है ना। नायलॉन, नायलॉन जो है ये पूर्ण रूप से बच्चों, ये क्या है, संश्लेषित रेशा है। ये पूर्ण रूप से मतलब कि जिसमें कोई भी प्राकृतिक चीजों का प्रयोग नहीं किया गया है। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। तो नायलॉन का, नायलॉन का मेरे प्यारे बच्चों सबसे, कहते हैं ना कौन सा रस्सी है बाबू, तो बोले सर पापा जी नायलॉन के लस्सी लाइयो, ठीक है, नायलॉन के लस्सी का है वो बड़ी मजबूत हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों दमकल कर्मचारी, बच्चों दमकल कर्मचारी उसको हम कहते हैं जो आग वाले, मतलब कि जो फायर ब्रिगेड वाले जो व्यक्ति होते हैं जो आग को बुझाने वाले काम करते हैं, उसमें उसके कपड़ों में किसकी परत चढ़ी होती है। तो मेलामाइन की, बेकेलाइट की, पॉलीथीन की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। तो प्यारे बच्चों जो दमकल कर्मचारी होते हैं, जो बच्चों फायर, है ना, ब्रिगेड पर्सन होते हैं, ठीक है, क्या है, पर्सोनेल, है ना बच्चों। तो वो उसका जो कपड़ा होता है उसमें मेलामाइन का, क्यों, क्योंकि मेलामाइन का कपड़ा इसलिए वो लोग प्रयोग करता है, जो आग बुझाता है ना वो लोग इसलिए इसका प्रयोग करता है क्योंकि उसमें आग नहीं पकड़ता, वो विरोधी होता है आग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है, ध्वनि ज्यादा सुनाई देगा या कम सुनाई देगा, तो ये बच्चों ये आयाम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो आयाम पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चा कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करनी चाहिए। तो हमें ध्वनि के कंपनों को घटा देनी चाहिए बच्चों, आयाम को घटा देना होगा। मतलब इस तरह आयाम है तो प्यारे बच्चों हम आयाम को घटा देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है कि प्राश्रय ध्वनि, है ना, ये हो गया ना, हाँ प्यारे बच्चों कह रहा है प्राश्रय ध्वनि कंपनियों की आवृत्ति क्या होती है ना, कंपन कहना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों प्राश्रय ध्वनि देखो तीन तरीके का ध्वनि होता है बच्चों। एक होता है अवश्रय, है ना, क्या होता है बच्चों, अवश्रय,
ठीक है, दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों श्रव्य ध्वनि, है ना, और तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों प्राश्रव्य ध्वनि, है ना, याद रखिएगा। अश्रव्य ध्वनि का प्रास याद रख लेना बच्चों, ये होता है 20 से कम। क्या होता है बच्चों? 20 हर्ट्ज से कम, याद रखिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों जो अश्रव्य ध्वनि होता है वो 20 से मेरे प्यारे बच्चों 20,000 हर्ट्ज तक, है ना, 20,000 हर्ट्ज तक, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों जो प्राश्रव्य ध्वनि होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा से अधिक, है ना, याद रखिएगा, है ना। अब बच्चों इसमें कौन कौन सी ध्वनि को हम सुन सकते हैं? तो अश्रव्य ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते, इसको चूहा बिल्ली वगैरह सुन सकता है, क्योंकि वो बहुत कम साउंड होता है 20 हर्ट्ज से कम। अब 20 हर्ट्ज से कम मेरे प्यारे बच्चों, आप मान लो कि देखो घर में देखो टक से आवाज करता है तो चूहा कैसे भाग जाता है? बोले हाँ सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो बहुत कम ध्वनि को भी सुन सकता है, लेकिन उतना कम में साउंड में हम लोग सुनवे नहीं करते हैं, हम लोग बहरा हो जाएंगे, ठीक है, मतलब बहरा क्या, सुन ही नहीं पाएंगे उस चीज को। और जो श्रव्य ध्वनि होता है बच्चों बीच वाला, 20 से 20,000 तक, उस ध्वनि को हम सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर ध्वनि आ जाए तो हम बहिरा हो जाएंगे भैया, क्योंकि प्राश्रव्य ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते हैं, वो समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि प्राश्रव्य ध्वनि का कंपनियों कंपन जो होता है बच्चों, आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20 तक ना, या भाई ना, ये तो आपका श्रव्य ध्वनि का है, ये तो बच्चों अश्रव्य ध्वनि का है, तो ये हो जाएगा बच्चों 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो कहीं कहीं मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, कहीं कहीं 20,000 को ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है, तो याद रखिए 20 के, है ना, 20 के लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? बच्चों यहां पर कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने की किस तीव्रता पर भूकंप की विनाशकारी माना जाता है बच्चों? तो 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला जो है, उससे ज्यादा अगर मान लो कि रिएक्टर पैमाना पे दिखाता है बच्चों, तो आपका क्या हो जाता है? विनाशकारी माना जाता है, ये दिक्कत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी, है ना, वायुमंडलीय खोज विद्युत का खोज कौन किया था? थेल्स किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, न्यूटन या विलियम लिबर्ट? तो याद रखिएगा वायुमंडलीय का मेरे प्यारे बच्चों विद्युत का खोज जो है ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बच्चा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है ऊन से रगड़ी हुई एनाबॉइड का छड़ क्या हो जाएगा, है ना। तो देखो अगर ऊन और उसका एनाबॉइड का छड़ को हम रगड़ेंगे बच्चों, तो इस पर क्या हो जाएगा? ऊन रगड़ी गई, एनाबॉइड दूसरी छड़ का आकर्षित करेगी ना, गलत। ऊन के साथ घिसने वाली एक और एवोनाइट थ्रोड पर प्रभाव नहीं पड़ता ना, गलत। रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ पर आकर्षित करती है, या रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है? तो प्यारे बच्चों यहां पर कह रहा है कि ऊन से रगड़ी एनाबोट की छड़ जो है, ये रेशम के रगड़ी हुई कांच की छड़ को क्या करती है? आकर्षित करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पर। क्या है? वायुमंडलीय में किन गैसों की वृद्धि से विस्तापन की समस्या हो रही है? ठीक है, तो विस्तापन की समस्या जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल, है ना, विशाल जो है विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों, है ना, पृथ्वी पर पाई जाने वाले विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या जो है ये कितनी है? जल्दी से हमें आप क्या करना बच्चों, कमेंट करके बताना, ठीक है। अच्छा, किसका फोन आ रहा है भाई इस टाइम? सब अभी फोन करता है, रुको अभी इसको ब्लॉक मारते हैं ना। ब्लॉक नहीं मारेंगे बच्चा, टेंशन मत लो तुम लोग सोचते ब्लॉक मार देंगे, नहीं। चलो हाँ, कौन है जी ये? चलो हाँ, कहाँ थे हम लोग? फिर कर रहा है फोन, रुक रुक, साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, यहां पर हमने कहा था, हाँ, तो हमने क्या बोला? पृथ्वी पर पाई जाने विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो 6 होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है,
इसका मुख्य कारण क्या है बच्चों, है ना। तो ताजमहल में जो पत्थर है वो लगे मेरे प्यारे बच्चों, वो उसमें जो पत्थर है वो धीरे धीरे लाल होते जा रही है, क्षरण होते जा रही है, तो ये अम्ल वर्षा के कारण, ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण मेरे प्यारे बच्चों ऐसा हो रहा है। अब अम्ल वर्षा कैसे होता है, तो प्यारे बच्चों की जितने भी फैक्ट्री वगैरह हैं उससे निकले धुएं जो है बच्चों वो वायुमंडल के साथ घुल करके अम्लीय वर्षा करती है, ठीक है, उसी कारण से। अगला देखते हैं द्वितीयक प्रदूषक क्या है बच्चों। तो द्वितीयक प्रदूषक अगर मैं बात करूं यहां पर तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ना ये तो प्राथमिक हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर एवं नाइट्रोजन का, हाँ ये बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्राथमिक आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा, लेकिन सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल मेरे प्यारे बच्चों ये द्वितीयक प्रदूषक में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है प्राथमिक से मिल करके बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने का क्या कारण है बच्चों। तो देखो अगर कोई प्रजाति है ना, चाहे गुलाबी सिर वाली बत्तख हो गया या डायनासोर हो गया, ये धीरे धीरे क्या हो रही, गायब होते जा रही है। तो इसका क्या कारण है, एक और दो भैया क्या है सवाल, हाँ आवासों का विनाश, हाँ ये सही बात है कि उसके घर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जंगल धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, पेड़ लगाएंगे तो भाई आवाज कैसे खत्म हो, अच्छी बात है ना, ये गलत। वनों का संरक्षण करेंगे तो प्रजाति लुप्त होगा ना, गलत बात है ना। शिकार भी कर रहे हैं, आवास का विनाश कर रहे हैं बच्चों, मतलब उसके घरों को खत्म कर रहे हैं, शिकार ही कर दे रहे हैं, तो अब धीरे धीरे क्या होगी, प्रजातियां विलुप्त होगी, है ना। जो भी शेर है, जो भी बाघ है, हाथी है, ये धीरे धीरे खत्म होगा। तो 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब लास्ट सवाल हम लोग इसका देखते हैं। अच्छा 44 का, रुको, हाँ ये तो हमने बताया आपको, 44 का हमने बताया बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, सुधार लीजिएगा आप लोग अगर कोई दूसरा बोले होंगे तो, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ थे बच्चों, लास्ट सवाल। अब ये लास्ट सवाल को मेरे प्यारे बच्चों हम कर लेते हैं, और इस सवाल को हम लोग करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म कर देंगे। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों की आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर देंगे सभी बच्चों तक, ठीक है। तो फिर हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही बच्चों को आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग जब 9th में आ जाओगे तो भी हम लोग धुआं करेंगे, 8 में भी हो तो भी धुआं करेंगे, और सभी में आपका A+ दिलाने का बच्चों हमारा वादा रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को झारखंड के कोने कोने तक बच्चों तक पहुंच जानी चाहिए। बच्चा कह रहा है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, कोक हो गया, गैस हो गया, बिटुमिन, पेट्रोल। बच्चों पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद, तो बिटुमिन, जी हाँ बच्चों बिटुमिन जो है इसके कारण बच्चों सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है ना। पेट्रोलियम का जो बिटुमिन उत्पाद है इसी का सड़क जो निर्माण होता है उसमें उपयोग में लाया जाता है। चलिए ये था मेरे प्यारे बच्चों 50 सवाल। मुझे उम्मीद है कि 50 सवाल को आप लोगों ने अच्छा से किया होगा। अब बताओ मुझे कि इस 50 में से आपने कितना उत्तर को सही किया हो। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने सवाल को बहुत अच्छे से किया होगा और अच्छे से कर भी लिए होंगे। और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों और भी वीडियो पाने के लिए, चूंकि हमने साइंस के, मैथ के, सोशल साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के सारा का वीडियो मेरे प्यारे बच्चों एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं यूट्यूब पर, ठीक है। जाकर वहां पर जाना और प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाओगे वहां पे आपको क्लास 8 का वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो कि क्लास 8 तैयारी जो भी है आपका जो साल का है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, फिर आपका काम फिनिश। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। सभी वीडियो को जरूर से जरूर देखना है, ठीक है, और शेयर सभी बच्चों तक कर देना। धन्यवाद।